हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? तो इसमें हम पढ़ चुके थे कि यदि जो निर्धार्थी है, जो टैक्स पेयर है, वो व्यक्ति क्या हो जाता, मर जाता है या उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो टैक्स माफ नहीं होगा। उसका टैक्स कौन भरेगा? जो उसका क्या होगा, वारिस होगा, या जो उसका क्या उत्तराधिकारी होगा, वो क्या करेगा, टैक्स भरेगा। यहां तक हम क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। आज इसको क्या करते हैं, अब आज इसको समाप्त कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट धारा, इंपॉर्टेंट धारा है, पूछी जा सकती है। धारा कौन सी? 194, धारा 194 बी। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति की क्या है, लॉटरी लगती है, क्या हो जाती है, लॉटरी लग जाती है। कोई वो कुछ खेलता है, गेम खेलता है, गेम में जीत जाता है, या कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें क्या लॉटरी लग जाती है उसकी, तो उस पर क्या करेगा, वो टैक्स भरेगा। क्या करेगा? उस पर उसको क्या करना होगा, टैक्स भरना होगा, ठीक है। तो उसमें अब कितना भरना होगा और कितने तक का भरना होगा, ये अलग बात है। तो उसमें लगा है कि यदि आप जीतते हैं कहीं से पैसे, तो उसमें आपको क्या करना होगा, टैक्स भरना होगा, ठीक है। इसको देखते हैं। तो कितना भरना होगा अभी हम देखेंगे, ठीक है। एक एक चीज कि यदि कोई व्यक्ति क्या है, यदि कोई व्यक्ति क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति लॉटरी आदि क्या करता है, जीतता है, लॉटरी आदि जीतता है, तो उसे क्या करना होगा, तो वह क्या करेगा, टैक्स देगा। तो वह टैक्स देगा, क्या करेगा, टैक्स देगा, ठीक है। तो अब इसमें कितने तक टैक्स देगा, कितने तक की इसको छूट रहेगी? तो इसमें यह बताया गया कि यदि वह व्यक्ति जो लॉटरी आदि जीता है, वो जीती गई राशि क्या है, 1,00,000 से 10,000 से कम है, तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। यदि 10,000 से ऊपर वो जीता है, तो उसको फिर क्या होगा, टैक्स देना होगा, जो फिर उसके हिसाब से टैक्स होगा, जिस हिसाब की वो लॉटरी जीता होगा, उसी हिसाब से उसको क्या होगा, टैक्स लगेगा। क्या होगा, उसी हिसाब से उसको टैक्स देना होगा। तो उसमें क्या बताया गया कि उसमें कि यदि क्या करता है, कोई व्यक्ति लॉटरी आदि जीतता है, क्या करता है, कोई लॉटरी लॉटरी आदि जीतता है, तो लॉटरी आदि जीतता है, तो वह क्या करेगा, यदि क्या है, जीती गई जो राशि है, वो कितनी है, 10,000 है। कितनी है? यदि क्या है, जीती गई राशि 10,000 से क्या है, ज्यादा है, तब वो क्या करेगा, टैक्स भरेगा। ज्यादा है तो क्या करेगा, टैक्स भरेगा। यदि क्या है, 10,000 से कम है, तब वह क्या करेगा, टैक्स नहीं भरेगा। क्या होगा, टैक्स नहीं भरेगा, ठीक है। यदि क्या है, 10,000 से ज्यादा है, तो उस राशि पर क्या करेगा, टैक्स भरेगा। तो क्या बताती धारा 194 बी बताती है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, लॉटरी आदि जीतता है, ठीक है, तो वह क्या करेगा, टैक्स देगा। यदि जीतता है तो वो कितनी, जीती गई राशि यदि क्या है 10,000 से ज्यादा है, तब क्या होगा, तब टैक्स भरेगा। यदि 10,000 से कम है, तो वह क्या करेगा, टैक्स नहीं भरेगा, ठीक है। इतनी चीज आपको समझनी है। अब आते हैं आगे नेक्स्ट धारा में। अब क्या होता है कि कई लोग क्या होते हैं, पहले टैक्स पे कर देते हैं। क्या होते हैं, पहले टैक्स पे कर देते हैं, एडवांस में टैक्स पे कर देते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि दो बार टैक्स दे देते हैं। एक बार टैक्स दे दिया यहाँ पे, फिर दूसरी जगह पर टैक्स दे दिया उसी चीज पे। तो क्या होना चाहिए, हम दो बार टैक्स किसी चीज पर क्यों दें, हमें जो एक ही बार टैक्स लगना तो एक ही बार लगेगा, तो हमें उसका जो दो बार दिया है, तो वो हमें क्या मिलना चाहिए, दूसरी बार का हमें
वापस मिलना चाहिए। तो उसी से संबंधित ये धाराएं हैं। धाराएं कहाँ से? धारा 237 से 245 तक। कहाँ तक? धारा कहाँ से? 237 से 245 तक किसके बारे में है? जे ITR इनकम टैक्स रिटर्न, किसके रूप में? इनकम टैक्स रिटर्न के पर ये क्या है? धाराएं हैं, से संबंधित हैं। तो यहाँ इनपे क्या ITR से क्या है? ITR से कैसी है? ये संबंधित है। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो इसमें देखते हैं धारा 237। धारा 237 क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति क्या है, कोई करदाता है, जो टैक्स पेयर है, वो क्या करता है? एडवांस में टैक्स पे कर देता है, तो उसको ये अधिकार है कि वो क्या करे? ITR फाइल करे। क्या करे? उसको ये अधिकार है कि वो अपना टैक्स जितना उसको जो वर्ष के अंत में उसको जो टैक्स देना था, यदि उस टैक्स से क्या है उसने ज्यादा टैक्स पे कर दिया है, तो वो क्या कर सकता है? वो अपना टैक्स वापस ले सकता है। जितना उसका टैक्स क्या है बचा है, वो क्या कर सकता है? अपने टैक्स को वापस मांग सकता है। वो किसके थ्रू मांगेगा? सरकार से। वो मांगेगा किसके? ITR के थ्रू। किसके थ्रू? ITR के थ्रू वो क्या करेगा? मांगेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसमें कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? यदि कोई व्यक्ति एडवांस टैक्स क्या करता है? एडवांस टैक्स दे चुका है और क्या होता है? और जब एडवांस टैक्स दे चुका है और दी गई राशि वह कहा जो कैलकुलेट टैक्स से क्या है? ज्यादा है, और जो दी गई राशि है वह कुल टैक्स से क्या है? ज्यादा है। कैसी है? ज्यादा है। तो फिर वो क्या करेगा? वापस लेगा। तो जो कर निर्धारक है या जो कर निर्धारण अधिकारी है, कर निर्धारण अधिकारी को रिपोर्ट करने के बाद वो क्या करेगा? ITR पाने का हक है। वो क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न पाने का क्या है? हकदार है। क्या है? पाने का वो हकदार है। या रिफंड भी कह सकते हैं इसको, रिफंड या रिफंड। ठीक है, वो पाने का क्या है? हकदार है। तो इतनी चीज इसमें समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट धारा की ओर। अब यदि उसने RTI फाइल किया और उसने उसको जो टैक्स है वो क्या होगा? जो निर्धारित टाइम है उससे क्या है? लेट मिला। जो टैक्स है वो क्या है? आवेदन की सीमा से क्या है? तारीख तक नहीं मिला और उससे क्या है? बाद में मिलता है, तो फिर उसको क्या हो? तो देखते हैं धारा 239। धारा 239 क्या कहती है कि जो रिफंड है तो आवेदन की जो सीमा है, तो उस निर्धारित जो निर्धारण वर्ष की जो अंतिम साल है वो क्या होगी? उसके 1 साल के भीतर होगी। पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं कि उसमें क्या होगा। पहले इस धारा को देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो रिफंड है वो रिफंड हम कितने दिनों के अंदर कर सकते हैं। रिफंड के लिए आवेदन हम कितने दिनों के अंदर कर सकते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं कि रिफंड को हम कितने दिनों के अंदर कर सकते हैं। रिफंड हेतु हम कर सकते हैं, हेतु आवेदन
हम कितने दिनों के अंदर कर सकते हैं? जो आवेदन की सीमा, क्या रिफंड हेतु आवेदन की सीमा, तो क्या कह सकते हैं? जो निर्धारण वर्ष है, कौन सा? निर्धारण वर्ष, निर्धारण वर्ष की अंतिम तारीख तक, कब तक? अंतिम तारीख तक हम क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं और अपना रिफंड ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट धारा। अब यदि क्या देर हो जाती है धारा, अब देखते हैं धारा देर वाला, धारा 243 धारा 243 में क्या कहा गया कि यदि देर से रिफंड देने पर इंटरेस्ट, क्या है? देर से रिफंड देने पर क्या है? इंटरेस्ट या ब्याज। तो कितना ब्याज मिलेगा? यदि व्यक्ति क्या होता है, देर से रिफंड मिलता है तो उसको क्या होगा? ब्याज, रिफंड के साथ में क्या होगा? ब्याज मिलेगा। वो भी मिलेगा कितना? 15% की दर से। कितने? 15% की दर से उसको क्या मिलेगा? ब्याज भी मिलेगा। ठीक है, तो यह क्या है? यदि वो कितने? 3 माह देरी से, कितने? तो लिख सकते हैं कि यदि लगभग 3 माह की देरी से क्या होता है? 3 माह की देरी से रिफंड मिलता है। रिफंड मिलता है कितने? 3 माह की देरी से क्या रिफंड मिलता है? तो कितना? 15%। तो 15% की साधारण ब्याज दर से, कैसी? साधारण ब्याज दर से क्या होगा? उस पे ब्याज मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है, कितने से मिलेगा? 15% ब्याज की दर से मिलेगा। अब देगा कौन इसको? ये ब्याज कौन देगा? कौन देगा ब्याज? ये 15% का जो ब्याज है वो कौन देगा? तो कौन देगा? वो देगा आयकर विभाग। कौन देगा? आयकर विभाग। कौन देगा? तो आयकर विभाग क्या करेगा? 15% का वो देगा, ब्याज देगा। तो इतनी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे कि यदि क्या ध्यान रखनी है कि यदि क्या है, जो रिफंड है वो कितने? 3 माह देरी से मिलता है तो उस पर क्या 15% का ब्याज मिलेगा। कौन देगा? वो देगा कितना? कौन? आयकर विभाग देगा। कौन देगा? देगा वो आयकर विभाग देगा। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखनी। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा, धारा 245B। धारा 245B इसमें क्या है? इसमें है किसके गठन? जो आयकर समझौता आयोग का गठन है। इसमें किसका? आयकर समझौता आयोग का गठन। तो इसका गठन कौन करेगा? पहली बात आती है इसमें गठन कौन करेगा? कौन करेगा? तो कौन करेगा भैया? केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगी? केंद्र सरकार। सदस्य कितने होंगे? सदस्य कौन कौन होंगे? तो इसमें कितने? अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा और क्या? सदस्य भी। तो ये जो होंगे ये कौन होंगे? कौन होंगे? तो ये सभी कैसे होंगे? न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे। किसके? न्यायिक पृष्ठभूमि। ये किससे? सभी न्यायिक पृष्ठभूमि से क्या होंगे? संबंधित होंगे। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे।
धारा 249, धारा 249, धारा 249 में क्या है? अपील का प्रारूप और उसकी परिसीमा क्या है? अपील का प्रारूप और उसकी क्या है? परिसीमा क्या है? उसकी परिसीमा। तो अपील करने के लिए क्या होगा? इसमें क्या है? अपील का प्रारूप क्या है? क्या यदि हमको क्या करना, अपील करना है तो क्या होगा इसमें? अपील में क्या, अपील करने के लिए हमको क्या करना? टैक्स वो फीस देनी होगी। क्या करनी होगी? हमको फीस देनी होगी। क्या करनी होगी? इसमें इसका जो प्रारूप है उसमें अपील करने के लिए क्या होगा? हमको फीस देनी होगी। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब कंडीशन है कि यदि क्या है, जो टैक्स है, जो हमारी अपील है, कितने तक के लिए? कुल कितनी? 1,00,000 रुपए से कम की राशि के लिए है। क्या है? जो अपील है हमारी वो क्या है? लिख सकते हैं, यदि अपील किसकी 1,00,000 रुपए से कम के लिए है तो फीस कितनी देनी होगी? तो फीस देनी होगी कितनी? 250 रुपए। कितनी देनी होगी? 250 रुपए देनी होगी। यदि क्या है फीस, यदि जो अपील है, जो अपील कितनी? 1 से कितनी? 2,00,000 कितनी है? 2,00,000 रुपए तक की है तो कितने देने पड़ेंगे उसको? 500 रुपए फीस के रूप में। कितने? 500 रुपए। ठीक है। यदि 2,00,000 से ज्यादा है, क्या है? यदि क्या है 2,00,000 से ज्यादा है, यदि अपील जो है कितनी? 2,00,000 से कितने? अधिक के लिए है, अधिक के लिए है तो कितना? 1,000 रुपए फीस देनी होगी। कितनी? 1,000 रुपए फीस भरनी होगी। कितनी भरनी होगी? 1,000 रुपए फीस भरनी होगी। ठीक है। इतनी चीज ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किसका? धारा 252, धारा 252 में किसका? अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन। तो इसमें कौन करेगा गठन? कौन करेगा? तो फिर आ जाएगा कौन? केंद्र सरकार। कौन करेगा? तो कौन करेगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। ठीक है। कौन करेगा गठन? केंद्र सरकार। सदस्य कौन होंगे? सदस्य जो होंगे, सदस्यों की जो योग्यता होगी वो कौन होगी? वो क्या होंगे? जो सदस्य होंगे वे सदस्य क्या हो? कम से कम 10 साल का उनके पास न्यायिक पद का एक्सपीरियंस, अनुभव होना चाहिए। कम से कम क्या हो? कम से कम कितना? 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव होना चाहिए। क्यों ना? 10 वर्ष का कम से कम क्या होना चाहिए? न्यायिक अनुभव होना चाहिए। ठीक है। इतनी चीज ध्यान रखनी है। अब चलते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं हम अपील। यदि क्या है हम न्यायाधिकरण से क्या है? संतुष्ट नहीं है। क्या है? अपील में हम क्या है? अपने न्यायाधिकरण से क्या संतुष्ट नहीं है, तो जो न्यायाधिकरण का जो फैसला है उससे क्या संतुष्ट नहीं है, तो कहाँ हम हाई कोर्ट में क्या अपील कर सकते हैं? तो उसी के बारे में बताई गई बात। चलिए देखते हैं। धारा 260 ए, 260 ए कौन सी? धारा 260 ए। धारा 260 ए में क्या है? हाई कोर्ट में अपील। काय में? कहाँ पे? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में अपील। कहाँ पर? हाई कोर्ट में अपील। तो हम क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कब? यदि क्या हो? यदि न्यायाधिकरण
के फैसले से क्या हो, संतुष्ट ना हो, क्या हो, संतुष्ट ना हो, तब क्या कर सकते हैं, तब हम हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपने राज्य के हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तब कहाँ पर, अपने राज्य में, अपने राज्य के HC में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि हम हाई कोर्ट से भी क्या है, संतुष्ट नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो देखते हैं धारा 261, कौन सी धारा 261 में क्या है, धारा 261 कहती है किसमें, सुप्रीम कोर्ट में अपील, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में अपील। क्या है, यदि क्या है, हम हाई कोर्ट के फैसले संतुष्ट नहीं है, तो हम कहाँ पे कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील, ठीक है, तो हम कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील, क्या किससे, HC के फैसले से क्या संतुष्ट ना होने पर कहाँ कर सकते हैं, हम HC में अपील कर सकते हैं। कितने दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर कर सकते हैं। तो कितने दिनों के अंदर में क्या है कि जो हाई कोर्ट की जो फैसला है उसकी डेट के 120 दिन के अंदर HC के फैसले की डेट से 120 दिन के भीतर क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इतनी चीज नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हमको पढ़ना है इसके अपराध और इसके दंड, यदि कोई जो अपराध है इससे संबंधित और तो उसके लिए दंड क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, बस ये खत्म हो जाता है। चलिए देखते हैं, धारा 275B, धारा 275B क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, धारा 132(1) में जो आयकर जो अधिकारियों के जो पास जो बुक है या जो नकदी है, जो गहने हैं आदि की जो तलाशी है, उनके पास क्या है, 132A में जो आयकर जो अधिकारी है उनके पास क्या है, ये अधिकार होता है कि वो कहीं पर नकदी किसी भी चीज की क्या कर सकते, तलाशी कर सकते हैं। अब उस तलाशी करने में यदि कोई बाधा उत्पन्न करता है, तलाशी करने नहीं देता है, तो उसके लिए दंड, तो ये चीज बताती है। तो इसमें लिख सकते हैं धारा, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति धारा 132(1) के तहत आयकर अधिकारियों को पासबुक, नकदी, गहने आदि की क्या तलाशी करने का क्या है, अधिकार है। और यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, इसका उल्लंघन करता है, क्या करता है, और यदि कोई इसका क्या करता है, यदि कोई इसका क्या करता है, उल्लंघन करता है, मतलब तलाशी नहीं करने देता है, तो उसके लिए क्या होगा, दंड होगा। उसके लिए दंड होगा, दंड में क्या होगा, कारावास होगा। कारावास कैसा, कठोर होगा। कैसा कारावास है, इसको है कठोर कारावास। ठीक है, तो इसमें कारावास में कितना होगा, 2 वर्ष का कैसा होगा, कठोर कारावास। ठीक है, कैसा होगा, कठोर कारावास होगा। ठीक है, और इसको प्लस में क्या देना होगा, जुर्माना भी देना होगा। क्या करना होगा, प्लस में इसको क्या भरना होगा, जुर्माना भी भरना होगा। ठीक है,
इतनी चीज ध्यान रखनी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट धारा की ओर। नेक्स्ट धारा क्या कहती है, यदि कोई क्या करता है, जो टैक्स दाता है वो क्या करता है, टैक्स नहीं दे पाता है तो उसके लिए दंड। यदि कोई टैक्स पेयर क्या करता है, टैक्स या जो कर की राशि है वो क्या करता है, केंद्र सरकार या टैक्स नहीं दे पाता है तो उसके लिए दंड। तो देखें धारा 276 ए, धारा 276 सॉरी बी, कौन सी धारा 276 बी, कौन सी धारा 276 में के बी में क्या लिखा है कि यदि करदाता क्या है, यदि करदाता क्या करता है, करदाता केंद्र सरकार के खाते में टैक्स या कर नहीं दे पाता है तो उसके लिए दंड। नहीं दे पाता तो उसके लिए दंड क्या है, उसके लिए जो दंड है वो क्या है, या क्या है, टैक्स जमा नहीं कर पाता तो उसको क्या है, जो 3 माह से कितने 7 साल तक की सजा हो सकती है। कितनी, 3 माह से कहां तक, 7 साल तक, 3 माह से 7 साल तक का क्या हो सकता है, कारावास, प्लस में क्या होगा, जुर्माना। क्या होगा, प्लस में होगा उसे जुर्माना, क्या करना होगा, प्लस में उसे जुर्माना भरना होगा। अब क्या करता है, यदि कोई क्या करता है, टैक्स चोरी करता है, जानबूझकर क्या करता है, जमा नहीं करता है, क्या, धारा 276 सी, धारा 276 सी क्या करता है, कोई टैक्स चोरी करता है, क्या करता है, टैक्स क्या करता है, चोरी करता है, या क्या करता है, जानबूझकर जमा नहीं करता है। तो इसमें कह सकते हैं जानबूझकर, कैसे, जानबूझकर वो क्या करता है, टैक्स चोरी करता है, जमा नहीं करता, तो उसके लिए दंड क्या होगा, तो उसके लिए दंड है दो प्रकार की। कैसे, यदि क्या है, नंबर 1 कंडीशन है कि यदि 1 लाख से क्या, 1 लाख से क्या ज्यादा है, यदि क्या है, टैक्स जो है वो क्या है 1 लाख से ज्यादा है तो उसको जो सजा होगी वो कितनी होगी, 6 माह से 7 साल तक। कितनी ज्यादा है तो कितनी, 6 माह से 7 साल जेल प्लस जुर्माना। यदि क्या है, जो टैक्स चोरी का मामला है वो क्या है, 1 लाख से भिन्न है, क्या है, दूसरी चीज में क्या है, 1 लाख से भिन्न है। यदि 1 लाख से क्या है, भिन्न है तो उसमें क्या है, उसमें जो सजा है वो क्या है, 6 माह से कहां तक, 6 माह से कहां तक, 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक का क्या होगा, कारावास प्लस में जुर्माना। क्या होगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। इतनी चीजें ध्यान रखनी। धारा 278, कौन सी धारा 278 में क्या है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, गलत दस्तावेज या गलत जानकारी देता है तो उसके लिए दंड। जैसे गलत दस्तावेज या जानकारी गलत दस्तावेज या जानकारी के लिए क्या है, दंड है। तो क्या है, उसके लिए जो दंड है, जेल है। जेल कितनी है, वो होगी उसको कितनी, 6 माह से 7 साल तक की, कितनी, 6 माह कहां तक, 7 साल तक प्लस में जुर्माना है। और अंतिम धारा है धारा 280 ए, धारा
280 ए। धारा 280 ए में क्या कहा गया है? धारा 280 में कहा गया कि विशेष न्यायालय का गठन, किसका? विशेष न्यायालय का गठन, किसका गठन? विशेष न्यायालय का गठन। ये किससे किया जाएगा? तो ये जो विशेष न्यायालय का गठन है वो किससे? HC हाई कोर्ट के न्यायाधीश की परामर्श से क्या होगा? किया जाएगा। यदि विशेष न्यायालय का गठन होना तो उसमें कौन होगा? हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है उससे पहले बातचीत की जाएगी। तो ये हमारा एक्ट समाप्त हो गया। अब कल हम पढ़ेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। कौन सा हम पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। तो चलिए देखते हैं। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।